गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट करने वाले हैं, एलएलपी एक्ट 2008। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में से नहीं आते, मुश्किल से 5 या 7 मार्क का क्वेश्चंस में से आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येट यू हैव टू स्टडी। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो एक्ट है 2008 के अंदर लाया गया था, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के थ्रू ये लाया गया था और साथ में ये एक्ट में इनेक्ट किया गया था और इट वाज इनेक्टेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। जो पहला जो आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ते हो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इनेक्ट किया गया था। तो सर लिमिटेड जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थी 1932, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से एलएलपी एक्ट को इनेक्ट किया गया था। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम जो ये थी कि एक तो जो पार्टनर की जो लायबिलिटी थी, 1 सेकेंड, पार्टनर की जो लायबिलिटी वो दैट वाज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड हुआ करती है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। दूसरा प्रॉब्लम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो लायबिलिटी है वो ज्वाइंट एंड सेवरली लायबल। यू मस्ट हैव हर्ड कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। दैट इज नॉट द केस इन एलएलपी। थर्ड प्रॉब्लम इज जो पार्टनर्स है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जो पार्टनर्स है दे डू नॉट हैव अ राइट टू ट्रांसफर हिज होल्डिंग। वो अपने होल्डिंग को ट्रांसफर नहीं कर सकते until he retires, ठीक है, until he retires और other partners agree। जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, जब तक वो बाकी पार्टनर्स एग्री नहीं होते, तब तक वो अपनी पार्टनरशिप की होल्डिंग किसी को दे नहीं सकता। पर एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है। आप अपने आपकी जो राइट्स है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपकी होल्डिंग भी आप ट्रांसफर कर सकते हो एलएलपी में। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कुड बी आई थिंक 50 इज देयर। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो लिमिटेड होते हैं। ऑल्सो मोर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन टू एक्सेल इन योर बिजनेस। वो शायद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पॉसिबल नहीं हो, पर एलएलपी के अंदर वो पॉसिबल है। तो इन लिमिटेशंस की वजह से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जगह एलएलपी एक्ट लाया गया है। एलएलपी एक्ट जनरली अगर इन लेमन लैंग्वेज में को बताऊं तो ये पार्टनरशिप एक्ट और आपके कंपनीज एक्ट के बीच में आता है, ऐसा आप कह सकते हो। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कंपनीज एक्ट एंड योर पार्टनरशिप एक्ट। Concept of LLP: it is an alternative corporate business that gives us the benefit of limited liability of a company and a flexibility of the partnership। मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट के ये कह सकते हो आप दोनों को ज्वाइंटली मिला के पर्टिकुलर ये एलएलपी एक्ट इनेक्ट किया गया था, जिसके अंदर जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो जितने पार्टनर्स है सबकी लायबिलिटी डिफाइंड होगी, वो उतने ही पर्सन के लिए लायबल होंगे, उससे ज्यादा उनको पे करने की जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा उसकी लायबिलिटी होती नहीं है। अगेन अगर पार्टनरशिप एक्ट की मैं बात करूं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या होता था कि अगर सारे पार्टनर्स मर जाते हैं या कुछ पार्टनर कुछ हो जाता है तो पार्टनरशिप चेंज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इट कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स आएंगे जाएंगे बट ये एलएलपी एक्ट कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड, इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एलएलपी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं, प्लस दे इवन होल्ड अ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जनरली आप ये लाइन कंपनीज एक्ट के अंदर दिखोगे कि कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, तो वो सेम चीज आपको एलएलपी के अंदर भी मिल जाती है। LLP has a separate legal entity. It has a separate legal entity. और one of the most important part of LLP is कि यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की किसी गलती के लिए लायबल नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। अगर किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ गलती करी है तो बाकी के पार्टनर्स को उसको सफर करने की जरूरत नहीं है। दैट वाज नॉट द केस इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वहाँ पे अगर कोई भी लायबिलिटी ऐसी हो जाती है तो उसके अंदर पार्टनर्स जो होते हैं वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। पर यहाँ पे अगर दूसरा पार्टनर जो है आपका उसने कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किया है तो उसके अंदर बाकी जो पार्टनर्स हैं वो लायबल नहीं होंगे। और जो एलएलपी एक्ट के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है दैट विल बी गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट। जो भी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है अमंग द पार्टनर्स एंड विद द एलएलपी
are governed by the agreement between the partners and between the partners and the LLP as a case may be. तो जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होगी बिटवीन द पार्टनर्स एंड LLP, वो उनके बीच में जो एग्रीमेंट किया गया था LLP बनाते टाइम, उस एग्रीमेंट के तहत वो ड्यूटीज और राइट्स डिफाइन रहेंगे. LLP एक्ट में आप देखो, इसका जो बिल आया था, वो जो बिल है, बिल और एक्ट में फर्क होता है. ठीक है, बिल अगर कुछ होता है तो बिल को आप राज्यसभा लोकसभा में पास करवाते हो, फिर प्रेसिडेंट की साइन करवा के उसको गैजेट के अंदर नोटिफाई करते हो, तब जाके बिल को एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. तो सबसे पहले 2006 के अंदर LLP बिल लाया गया था और उसके बाद में उसको एक्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया था. तो बिल आया था 2006 में और एक्ट में कन्वर्ट हुआ था 2009 में. It has 14 chapters with 81 sections and 4 schedules. इसके अंदर 14 chapters है, 81 schedules हैं and 81 sections है और 4 schedules है. अब चारों जो 4 schedule है, चारों schedule के अंदर क्या क्या मेंशन है वो हम देख लेते हैं. जो फर्स्ट schedule है उसके अंदर जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है ऑफ द पार्टनर्स एंड विद द LLP, ये इसके अंदर बताया गया है. जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको आप लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हो, तो उसके अंदर क्या प्रोविजन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. थर्ड शेड्यूल के अंदर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू LLP. फोर्थ शेड्यूल शोज अनलिस्टेड कंपनी टू LLP. तो ये 4 शेड्यूल दिए वापस से. फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताया गया है. सेकेंड शेड्यूल के अंदर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू LLP. थर्ड शेड्यूल फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू LLP. एंड लास्ट फोर्थ शेड्यूल इज कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP. अभी ये क्योंकि एक्ट नया नया आया था, तो उसके अंदर काफी सारे जो प्रोविजंस है, काफी सारे सेक्शंस है, वो टाइम टू टाइम इनेक्ट किए गए थे. डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस, तो जैसे जैसे जो जो एक्ट को आपको उनको ठीक लगा, वैसे वैसे उन्होंने उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को लागू किया था. जैसे LLP एक्ट के अंदर सेक्शन में 55 टू 58 जो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल के अंदर दिया गया है, वो इफेक्ट माना जाता है 31st ऑफ मई 2009. उसके अलावा सेक्शन नंबर 51 से लेके दिस वन 81B and C which deals with an international company law tribunal, NCLT से जो डील करता है, वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है. एंड अदर सेक्शंस और शेड्यूल्स जो है, it came effect from 31st of March and 2009. ये जिस डेट को मेंशन किया उसी डेट के बारे में बताया गया. अभी तक आई थिंक एज ऑफ नाउ आल्सो इसका जो डीलिंग है विद NCLT वो अभी तक डिफाइन नहीं किया है, उसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है. What is an limited liability partnership? It is a partnership formed and registered under the LLP Act. Who may be a partner? Partner कौन हो सकते हैं? Partner can be an individual or a body corporate. कोई इंडिविजुअल भी इसके अंदर पार्टनर बन सकता है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट को भी एज अ पार्टनर आप LLP के अंदर ले सकते हो. आप बॉडी कॉर्पोरेट का 3 मतलब निकलते हैं. यहाँ पे जो बॉडी कॉर्पोरेट है, एज पर कंपनीज एक्ट इट विल इंक्लूड LLP रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, LLP incorporated outside India और a company incorporated outside India. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट को आप LLP के अंदर ले सकते हो. साथ ही साथ कंपनीज एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि LLP के अंदर आप LLP रजिस्टर्ड अंडर दूसरे LLP को भी पार्टनर बना सकते हो, या कोई LLP जो आउटसाइड इंडिया है उसको भी आप पार्टनर बना पाओगे. और तीसरा, कोई कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी आप पार्टनर बना सकते हो. बट इट डज नॉट इंक्लूड, पर इसके अंदर इंक्लूड मतलब इन जो आप जो लिस्ट देख रहे हो, इनको आप एज अ पार्टनर LLP के अंदर नहीं ले सकते. किन लोगों को आप LLP के अंदर एज अ पार्टनर नहीं ले सकते? दैट इज अ कॉर्पोरेशन सोल, a cooperative society, any other body corporate, not being a company or LLP which central government may notification officially specify in this behalf. कहने का मतलब ये हो गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट LLP को बोलती है कि आप किसी LLP के अंदर मर्ज नहीं हो सकते, आप एज अ पार्टनर किसी LLP के अंदर एंटर नहीं हो सकते, तो सच बॉडी कॉर्पोरेट और LLP कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्टिकुलर LLP. अब सर और भी कुछ है
कि अगर कोई पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड तो उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन ऑफ हु आर अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट उसको आप पार्टनर नहीं बनाओगे। एंड लास्ट जो जस्ट एजुकेटेड हुआ था एज इंसॉल्वेंट एंड उसकी एप्लीकेशन इज अभी पेंडिंग, इज स्टिल पेंडिंग, मतलब किसी को इंसॉल्वेंट कहा गया था, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट अभी तक कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन स्टिल उसने जो अप्लाई किया था कोर्ट के अंदर वो अभी भी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो स्टिल अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो भी स्टिल ही कैन नॉट बी अ पार्टनर टू एलएलपी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एलएलपी के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टनर शुड बी देयर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप बाकी आपने और भी जगह जो देखा होगा उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो जाते हैं, सपोज दो होने चाहिए थे और आपके पार्टनर सपोज एक ही रह गया, एक निकल गया था, अभी आप अकेले एलएलपी को चला रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर आप अकेले हो गए हो और आपने 6 मंथ तक कंटिन्यू कर रखा, उस एलएलपी को कंटिन्यू किया है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, उसके अंदर जो एक पार्टनर जो एलएलपी को अभी तक चला रहा था, दैट पर्टिकुलर पार्टनर वुड बी पर्सनली लायबल, वो पर्सनली भी लायबल हो सकता है अगर वो अकेले चला रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। देख लेते हैं, अगर ये रिड्यूस होता है बिलो 2 मेंबर्स और वो सच पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर 6 महीने से ज्यादा उसने चलाया है, तब he will be personally liable, वो पर्सनली लायबल हो जाता है किस चीज के लिए, फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। अगर एलएलपी में कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई ड्यूटी आती है तो उसको अकेले ही उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो अकेले ही उस चीज के लिए लायबल रहेगा। नाउ कम्स अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। एक बार हम मान ले चलो नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी इज 10, तो उस 10 के अंदर से एटलीस्ट आपको एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वहां पे होने चाहिए। उस 10 के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को आपको अलग करना पड़ेगा कि भाई आउट ऑफ दिस 10 पार्टनर्स हमने 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेट किया हुआ है। उस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी एलएलपी के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं या कहीं पे भी उसका जहाँ पे रोल उसको ऐसा प्ले करना होता है, तो जहाँ भी सिग्नेचर उसकी चाहिए होते हैं वहाँ पे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रोल प्ले कर सकता है, बाकी पार्टनर्स पे रोल प्ले नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो आपको मिलेगा it should have at least 2 designated partners. The designated partner should be an individual and must be resident in India. वो designated partner होगा, इसका individual होना और resident in India होना जरूरी है। In case all the partners of LLP are body corporate and one or more partners are individuals and body corporate, then at least 2 individual members or nominees of body corporate shall act as designated partners. अब जो designated partners का जो हमारा काम होता है उसका क्या काम हो सकता है, if the incorporation document specify who are the designated partner, अगर जो incorporation document है LLP का, अगर उसके अंदर designated partners को define कर दिया है कि ये partners को designated partners हम बना रहे हैं, तो वो पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बन चुका था पहले ही और उसमें आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में नहीं बताया था, तो वो टाइम टू टाइम आप डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज भी कर सकते हो और किसी को अपॉइंट भी कर सकते हो। और एनी पार्टनर कैन बिकम और cease to be a designated partner in accordance with the LLP agreement. अगर कोई पार्टनर बनना चाहता है या उस डेजिग्नेटेड पार्टनर के दौर से हटना चाहता है तो वहां से उसको हटाया जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या रोल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का एक्चुअली काम क्या होगा, हम क्यों आउट ऑफ 10 हम क्यों 2 लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाएंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर एलएलपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स विल बी कंसीडर्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर 2 ही पार्टनर्स है वो दोनों के दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन जाते हैं। अगर 3 पार्टनर्स है तो आउट ऑफ 3 2 पार्टनर्स को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मानोगे। अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है उसको कंसेंट देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 9, उसको फॉर्म नंबर 9 के अंदर अपना कंसेंट देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार। और उस इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल अपॉइंट हो रहा है उसके जो पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स का मतलब उसकी खुद की जो डिटेल्स है
लाइक एड्रेस, डिन नंबर, एड्रेस हो गया आपका, नॉमिनी डिटेल्स और एक्सेट्रा, तो वो भी उसको बताना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 4। तो पहली बात तो नेम ऑफ द जो पार्टनर होगा, नेम ऑफ द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी है वो फॉर्म नंबर 9 में बताएगा, और उसी पार्टनर के जो पर्टिकुलर्स होंगे वो बताया जाएगा फॉर्म नंबर 4 में। और अभी अगर किसी ने कंसेंट दिया है, अगर कि हम वी आर रेडी टू एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन he can go for form number 2 also. The individual who has given consent to act as a partner or designated partner shall file consent in form number 2 along with fees. इसमें जो फॉर्म सबमिट करने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट आपको दिया हुआ है। इसमें जो फॉर्म सबमिट करने की बात है, उसमें से कुछ ऐसा होता है जो फॉर्म आपको एलएलपी को सबमिट करना पड़ता है और कुछ फॉर्म आपको आरओसी को सबमिट करना रहता है। तो हम बाद में आपको बता दूंगा कि कौन सा फॉर्म इसमें से आपको आरओसी को सबमिट करना है और कौन सा फॉर्म आपको एलएलपी को सबमिट करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको कंसेंट मिलेगा जो फॉर्म नंबर 9 है, और लास्ट पॉइंट में वापस से आपको कंसेंट मिलता है जो फॉर्म नंबर 2 है। तो इसमें से कोई पर्टिकुलर एक फॉर्म है जो आरओसी को सबमिट होगा और दूसरा फॉर्म एलएलपी को सबमिट करना पड़ेगा, आपकी खुद की फॉर्म को आपको सबमिट करना रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कौन है, उनमें जो भी पार्टनर्स है उनमें से कौन लोग होंगे जो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर? कौन होंगे वो लोग? सबसे पहले कोई भी पार्टनर जिसको 5 साल जो इंसॉल्वेंट हुआ था और अभी तक उसकी इंसॉल्वेंसी को 5 साल खत्म नहीं हुए, मतलब अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी हो गया था तो अभी तक 5 साल उसके खत्म नहीं हुए हैं। और suspense or has at any time within the preceding 5 years suspended payments to his creditors. उसने जब जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी एलएलपी के अंदर वो पहले पार्टनर था, उसने उनके जो उस फर्म के जो क्रेडिटर्स थे, उस कंपनी के जो क्रेडिटर्स थे, उसको पेमेंट नहीं किया था, उसको पेमेंट नहीं किया है और उसके पेमेंट को रोक दिया गया था। और whenever it was made good, मतलब जब भी आपने पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट करने के बाद एटलीस्ट 5 इयर्स का टाइम स्पेन आपका निकलना चाहिए। अगर 5 साल नहीं हुए उस बात को, तब तक आप किसी भी एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे काम नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात का, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, पर आप पार्टनर तो बन ही सकते हो। ठीक है, आप डेजिग्नेटेड नहीं बनोगे पर एटलीस्ट आप मेंबर तो बन ही सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनोगे। थर्ड पॉइंट इज इफ इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है फॉर एनी मॉरल टर्पिट्यूड और सेंटेंस्ड, मॉरल टर्पिट्यूड के लिए उसको कन्विक्ट किया है और उसको जेल हुई थी फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स, उसको 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, तो इन दैट केस ही कैन नॉट बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई आपको, किसी भी टाइम पीरियड के दौरान अगर 6 महीने से ज्यादा जेल हुई है तो उसके अंदर आप कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते। पार्टनर बन सकते हो पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकते हो। और दूसरा, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। 30 ऑफ द एक्ट हम आगे देखने वाले हैं, सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है आपको एलएलपी का। ठीक है, अगर आपने सेक्शन 30 को ब्रीच किया है तो अगेन यू कैन नॉट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे जो लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो कौन कौन से काम करने के लिए लायबल होगा, उससे क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, उसको एक्चुअली में काम क्या करना है। तो पहली बात, जो भी उसको काम करना है वो आप एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हो, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हो ये 2 तरह के काम उसके रहते हैं। पहला देख लेते हैं, he will be responsible for doing all acts। ठीक है, he will be responsible for doing all acts, जो भी उसके एलएलपी के रिगार्डिंग कोई भी उसके जो काम होंगे वो सब करने रहेंगे। इन रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न्स, स्टेटमेंट, रिपोर्ट और एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। तो अगर एलएलपी को कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोई भी रिटर्न सबमिट करना है, कोई भी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो इट विल बी डन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ओनली। Also, he shall be liable for all penalties imposed on the LLP for any contravention of those provisions। अगर आपने LLP एक्ट का कोई भी प्रोविजन ब्रीच किया है तो वो जो भी आपने ब्रीच किया उसकी जो भी पेनल्टी रहेगी जो LLP पे लगेगी, वो पेनल्टी जो LLP को चुकानी है वो बेसिकली किसको चुकानी रहेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो अगर LLP के ऊपर कोई भी पेनल्टी लगती है
वो पेनल्टी किसको पे करनी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। वैकेंसी सेक्शन नंबर 9 ये आपको ये कहता है कि अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो आपको कितने दिन के अंदर अपॉइंट करना है? उनको आपको अपॉइंट कर लेना है विद इन 30 डेज ऑफ द वैकेंसी। अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई आज नहीं है तो आज से 30 दिन के अंदर मुझे किसी एक मेंबर को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाना पड़ेगा। उसकी जो भी रेलेवेंट फॉर्म है उसको आरओसी और एलएलपी को सबमिट करना रहेगा। तो टाइम पीरियड हियर इज 30 डेज आफ्टर द वैकेंसी क्रिएटेड। अचानक से कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई है ड्यू टू एनी रीजन, तो विद इन 30 डेज आप उस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पर्सन इज गोइंग टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब पनिशमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, पनिशमेंट इन रिगार्ड टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना था, आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं रखे हैं, अभी कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स थी, वो अपने फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया हुआ है, तो इन दैट केस एलएलपी और पार्टनर्स को पेनल्टी लग सकती है। सबसे पहले अगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का अगर आपने ब्रीच किया है तो यहाँ पे एलएलपी एंड एवरी पार्टनर, एलएलपी एज वेल एज एवरी पार्टनर, उनको पेनल्टी कितनी लगेगी? फ्रॉम ₹10,000 टू ₹5 लाख, 10,000 रुपए से 5 लाख तक की पेनल्टी उसको लग सकती है। दूसरा, अगर उसकी जो वैकेंसी हुई थी और वैकेंसी उन्होंने पूरी नहीं करी, मतलब 30 डेज के अंदर उन्होंने किसी नए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट नहीं किया है। दूसरी कि अगर सेक्शन नंबर 8 यहाँ पे मेंशन है, सेक्शन नंबर 8 कहता है कि आपने लायबिलिटी को पूरी नहीं की थी। यहाँ पे आप देखो सेक्शन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो काम था वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आपने ये दो कंडीशन ब्रीच की होगी तो इसके अंदर जो आपकी पेनल्टी है दैट इज ₹10,000 टू ₹1 लाख। अब सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे हम जाते हैं कि एलएलपी को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, नए एलएलपी को हम अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना रहेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, अभी हम एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते तो हमें किन किन चीजों को देखना रहेगा। सबसे पहले जब भी आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो होगा रिजर्वेशन ऑफ नेम। एलएलपी का जो नाम होगा उसको आप रिजर्व कैसे करोगे, उसको आपको ब्लॉक करवाना पड़ेगा और एक नाम सिलेक्ट करना रहेगा। वंस द नेम इज रिजर्व देन यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करना है, और सबमिट किसको करोगे आप? टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को सबमिट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा एज अ एलएलपी, आपको रजिस्टर कर दिया जाता है। रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम जो है वो सेक्शन नंबर 16 के अंदर बताया गया है। रिजर्वेशन ऑफ नेम का लेने के लिए आप नाम सेलेक्ट करते हो, उसके लिए आप अप्लाई करते हो, तो आपको फॉर्म नंबर 1 के अंदर अप्लाई करना रहेगा विद फीस ऑफ ₹200। ये फॉर्म आप सबमिट करते हो टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे, जो भी आपके जुरिडिक्शन में आते हैं रजिस्ट्रार, उनको आपको सबमिट करना है। इसमें अब जो नेक्स्ट बात ये कही गई है कि रजिस्ट्रार जो होगा उनको अगर ना आपको वो नाम अलॉट कर रहे हैं या कोई उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो विद इन 7 डेज वो ऑब्जेक्शंस या रिजर्वेशंस आपको बता देंगे। एप्लीकेशन जैसे ही उनको रिसीव होगी विद इन 7 डेज आपको रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन वो लोग दे देंगे कि ये नाम रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो 7 दिन के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका नाम रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो अलाउ करते हैं विद इन 7 डेज, उसके बाद में वो जो नाम है वो रिजर्व रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका नाम तो रिजर्व हो गया है, तो ये 3 महीने इसलिए दिए गए हैं कि आप इस 3 महीने के अंदर बाकी जो इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज है, बाकी जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो आप सबमिट कर सको, इसलिए 3 महीने आपको दिए जाते हैं। अब जो आपने नाम सिलेक्ट किया हुआ है दैट शुड नॉट करस्पॉन्ड विद द एग्जिस्टिंग एलएलपी और कंपनी। तो जो आप नाम सिलेक्ट कर रहे हो एलएलपी का, वो जो नया नाम होगा वो किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी से टैली नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से टैली नहीं होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी किसी एक्ट में देखा हुआ था।
मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाला जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंपनी लॉ, उसके अंदर नीचे देखी थी रिजर्वेशन ऑफ नेम के अंदर। तो जो भी आप नया नाम डाल रहे हो, वो नाम, दैट नेम शुड नॉट करस्पॉन्ड विद द existing LLP Act and company or any existing company. अगर रजिस्ट्रार को एनी टाइम अगर ऐसा लगता है कि आपको आपके नाम चेंज करने की जरूरत है, तो वो रजिस्ट्रार जो होगा, कोई भी जो भी कंपनी है जिसको भी ऑब्जेक्शन है आपकी नई कंपनी के नाम से, जैसे कोई LLP या कोई कंपनी है, उनको लगता है कि ये जो नई LLP इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका जो नाम है वो हमारे नाम से बहुत सिमिलर है और इससे हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो वो जो पुरानी LLP रहेगी या पुरानी जो कंपनी रहेगी, वो रजिस्ट्रार को अप्लाई करते हैं इन फॉर्म नंबर 23। फॉर्म नंबर 23 के अंदर वो बताएंगे कि सर ये आपने जो नई एग्जिस्टिंग LLP बनाई है, जो रिजर्वेशन दिया आपने नाम का, वो नाम हमारे नाम से बहुत ज्यादा टैली करता है, तो आप ये नाम मत दो। इन दैट केस जो रजिस्ट्रार होगा, they can give direction to change the name, वो हमें नाम चेंज करने के लिए भी कह सकते हैं। अब ये जो फॉर्म सबमिट किया है, जो एग्जिस्टिंग LLP या कंपनी जिसने ऑब्जेक्शन दिया है, उस फॉर्म के अंदर उस कंपनी को अपना LLP नंबर, अपना सिन नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब उनको बताना पड़ेगा, whether it was when and where it was incorporated or registered on any other grounds, also the grounds of objection, उनका ऑब्जेक्शन किस लिए है वो भी उनको उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना है। एप्लीकेशन नंबर 23 जब रजिस्ट्रार को मिल जाता है, उसके बाद में वो रजिस्ट्रार उस फॉर्म को वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के बाद वो उस चीज को वेरीफाई करेगा, और जो एप्लीकेशन है उसके साथ में दो चीज और अटैच की जाती है। The following documents are to be attached with the application. The authority under which he was making such an application, मतलब अगर कोई कंपनी ऑब्जेक्शन ले रही है या कोई LLP ऑब्जेक्शन ले रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो साइन है वो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन की होगी। तो डेजिग्नेटेड पर्सन कौन है, वो किस अथॉरिटी से ये ऑब्जेक्शन ले रहा है, वो उसका भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उनको फॉर्म नंबर 23 के साथ में सबमिट करना रहेगा। दूसरा, अ कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, अगर MOA AOA है इन द केस ऑफ कंपनी, या फिर LLP एग्रीमेंट है, तो LLP सर्टिफिकेशन की जो कॉपी है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी along with the application number 23, फॉर्म नंबर 23। अब आपको 3 महीने का टाइम मिल गया था, उस 3 महीने के अंदर आपको आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने थे। जो आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फॉर्म नंबर 1 जो आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम का था, उसी जगह फॉर्म नंबर 2 जो दूसरा नंबर का फॉर्म है, दैट इज फॉर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म नंबर 2 के अंदर सबमिट करना रहेगा। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। वो डिटेल्स रहेगी आपकी LLP का नाम, आपका प्रपोज बिजनेस, आपका एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स, हर एक जितने पार्टनर्स है उनके नेम और एड्रेस आपको बताने पड़ेंगे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपने पहले से डिफाइन कर लिया, तो उस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको बताना पड़ेगा कि ये पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उनका ये नाम है, उनका ये एड्रेस है, एंड कंटेन सच अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपसे मांगी जाती है इन फॉर्म नंबर 2, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी रहेगी। अब जो फॉर्म नंबर 2 आप दे रहे हो, उसके साथ में आप जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, साथ ही साथ आपको कुछ फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार। अब सर फीस आपको कितनी सबमिट करनी है? LLP whose contribution does not exceed 1 lakh, कोई भी LLP जिसका कंट्रीब्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हो उनका शेयर कैपिटल। कंपनी के केस में हम लोग शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, LLP के केस के अंदर हम लोग कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई LLP इनकॉर्पोरेट होती है विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन 1 लाख, तो उसके अंदर फीस रहेगी 500 रुपए। कोई कंट्रीब्यूशन जो 1 लाख से लेके 5 लाख तक है, उसके अंदर 2000 की फीस है। 5 लाख से 10 लाख इज 4000 फीस, एंड अबव 10 लाख इज 5000 फीस। तो ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फीस देना है। और एक चीज का और ध्यान रखना, आपको डॉक्यूमेंट्स फीस के अलावा एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। वो सर्टिफिकेट वुड बी साइंड बाय एन एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट
और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी आपका एलएलपी फॉर्म कर रहा है वो भी एक स्टेटमेंट सबमिट करेगा अलोंग विद फॉर्म नंबर 2। ठीक है, और उसको उस जो सर्टिफिकेशन रहेगा, जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये जो स्टेटमेंट जो ये लोग देंगे, एडवोकेट देगा, सीएस इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस एंड सीएमए इन प्रैक्टिस, जो स्टेटमेंट देंगे उस स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो मेन पर्पस है स्टेटमेंट देने का, उनको ये सर्टिफाई करना पड़ेगा दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैज बीन कंप्लाइड। जो भी एक्ट की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी उसके रूल्स है वो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन लोगों ने कंप्लाई किया है, उसमें कोई भी तरीके का लूप होल नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट में कोई भी पर्सन लिख के दे सकता है, दैट पर्सन शुड बी एन एडवोकेट, सीए, सीएस और सीएमए। ये सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट उनको देना रहेगा। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो गलत है और ये बाद में जाके रजिस्ट्रार को मालूम पड़ती है, तो यू मे बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है अप टू 2 years एंड विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 और व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 lakh। इन शॉर्ट, अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी और आरओसी को पता चल जाता है, इन दैट केस आपको जेल हो सकती है 2 साल की, या फिर आपको पेनल्टी लग सकती है फ्रॉम ₹10,000 to ₹5 lakh। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम के अंदर 7 दिन के अंदर उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका नाम रिजर्वेशन के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो आपने डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के लिए दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं है, या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आरओसी को मंगाना रहा तो वैलिड है नहीं है, क्या कुछ भी रहेगा, वो आरओसी आपको नेम के केस में 7 दिन था, डॉक्यूमेंट्स के केस में इट वुड बी 14 days। 14 दिन के अंदर आपको बता देगा कि आपकी जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो वैलिड है कि नहीं है, और क्या आरओसी आपकी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए रेडी है। तो 14 डेज के अंदर वो आपको क्या बताएंगे, वेदर दे आर रजिस्टरिंग द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव अ सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। आल्सो द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट, रजिस्ट्रार जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि एक जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट दे रहा है दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट हैज बीन कंप्लाइड विद, वो स्टेटमेंट जो एक सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट ने किसी ने भी दिया था, वो स्टेटमेंट को आरओसी एक्सेप्ट कर सकता है और वो ये मानेगा और वो इस चीज को बिलीव करेगा that it is a sufficient evidence that the requirement imposed has been complied with। जो भी रिक्वायरमेंट है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो सारे एक्ट एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए गए हैं। तो इसके अंदर कभी भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो कर सकता है बट वो ऐसा बिलीव करेगा कि अगर प्रोफेशनल ने दिया है एंड इफ प्रोफेशनल इज सेइंग कि सारे डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। This certificate is a conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name specified therein। आप ये लाइन रीड कर सकते हो। This certificate is a conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name specified therein। अगर कोई LLP which in the opinion of central government, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर कोई LLP है जिसका नाम is undesirable or is identical or too nearly resembles to any existing LLP or body corporate, या फिर कोई ट्रेडमार्क को ब्रीच करता है, इन दैट केस उसको उस आरओसी उस नाम को चेंज करने के लिए भी उस एलएलपी को डायरेक्शन दे सकता है। वो उनको कह सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो इसके अंदर अभी आपको नाम चेंज करके देना रहेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे कंपनीज के अंदर हमने देखा था रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, सिमिलरली एलएलपी केस के अंदर भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। उस रजिस्टर्ड ऑफिस जिसको भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस मानोगे फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑल कम्युनिकेशन किया जाएगा और एनी नोटिस व्हिच इज सपोज्ड टू बी सेंट टू योर एलएलपी वो उसी पे एड्रेस किया जाएगा। तो कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन आपके पास आता है तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ऑफ एलएलपी वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। देन कम्स इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वंस आपका कंपनी आपके एलएलपी को रजिस्टर कर दिया जाता है अंडर एलएलपी एक्ट बाय द आरओसी, आरओसी आपको एलएलपी एक्ट के तहत आपकी एलएलपी को रजिस्टर कर लेते हैं। वंस रजिस्टर्ड यू आर कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, आप केस कर सकते हो या फिर आप पे भी कोई केस कर सकता है, या फिर
आप आपकी प्रॉपर्टी को वेदर मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को आप एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो या फिर डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। एलएलपी शुड हैव अ कॉमन सील, क्योंकि कॉमन सील रहेगा। और doing and suffering such other acts and things as body corporate may lawfully do and suffer। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट जो एक कंपनी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पे जो आपको पेनल्टी लग सकती है, जो भी फाइन इम्पोज होता है, उसी तरीके से एलएलपी को भी, एलएलपी के एक्ट्स और रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं करते हो तो वहां पे भी आपको जैसे कंपनी में पेनल्टी और फाइन्स लगती है, वैसे ही एलएलपी के अंदर भी आपको फाइन्स एंड पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। एलएलपी इंकॉर्पोरेट होने के बाद जो एलएलपी का जो नाम होगा, उस नाम के एंड में आप दो तरीके के वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। ये दो वर्ड्स आपको आपके एलएलपी का जो नाम है उसके एंड में आप लगा सकते हो। दूसरा, आपने नाम तो लगा दिया, उसके बाद में आपके एलएलपी के जो भी इनवॉइसेस है, जो भी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है या जो भी आप पब्लिकेशन करते हो एज एन एलएलपी, उस जितने भी आपके जो लेटर हेड रहेगा, जो भी आपके इनवॉइसेस रहेंगे, उनके ऊपर आपके एलएलपी का नाम होना चाहिए, आपके एलएलपी का एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एलएलपी। आपके एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आरओसी ने अलॉट किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको उस इनवॉइसेस पे, उन लेटर हेड्स पे आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट दैट इट इज रजिस्टर्ड एज अ एलएलपी। वन सेकंड। अगर आपने एलएलपी नाम नहीं लगाया या फिर आपने इनवॉइसेस लेटर हेड्स पे अगर आपने ऐसा कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, आपने मेंशन नहीं किया है, इन दैट केस आपको पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, व्हिच कुड बी ₹2000 टू ₹25,000। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपकी एलएलपी थी और आपने एलएलपी नाम नहीं लिखा और साथ ही साथ आपने इनवॉइसेस, आपके जो करस्पॉन्डेंस है, लेटर हेड्स, उसके ऊपर भी आपने उस एलएलपी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीजें अगर मेंशन नहीं करी तो आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है फ्रॉम ₹2000 टू 25,000। अब सर आप वही 2000-25,000 कब होगा? जब आपकी एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो ये एक्ट लगेगा। दूसरा, अगर आप एलएलपी में रजिस्टर्ड नहीं हो और फिर भी आप एलएलपी नाम यूज कर रहे हो, वापस से अगर आप एलएलपी में रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी आपने अपने फर्म के नाम के आगे एलएलपी वर्ड यूज किया है, इन दैट केस जो पेनल्टी आपको इम्पोज करी जाएगी दैट वुड बी ₹50,000 टू ₹5 लाख। 50,000 से 5 लाख तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है।